Okay. Good morning, students of class ninth. Today, I myself Shivam Chaturvedi, and I am going to start a new chapter of physics from class ninth. That is force and laws of motion. Force and laws of motion. We have to start today. So, in the previous chapter, we have studied that when we apply a force, then the object moves. The object moves due to the application of the फोर्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है जब हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स. बट एक्चुअली व्हाट डू यू नो अबाउट फोर्स? आप फोर्स के बारे में जानते क्या हैं? व्हाट इज़ फोर्स? होता क्या है फोर्स? ठीक है ना. ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज इस वीडियो में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस कंटेंट में डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ फोर्स, होता क्या है फोर्स. तो फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा. अब हम जो है ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्यों मोशन होता है. कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है तो क्यों उसमें मोशन होता है, ठीक है. क्या मोशन जो है वो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पॉसिबल है या विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पॉसिबल है. कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. अब वाई डज अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप ऑन इट्स ओन, ठीक है ना, कि क्यों जो है वो बॉल अपने आप रुक जाती है, क्यों हमको रुकी हुई फुटबॉल को हमें किक करना पड़ता है मूव कराने के लिए. कुल मिला के किसी बॉडी की स्पीड को बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी बॉडी की स्पीड को कम करना होता है तो क्या करते हैं. कुल मिला के इन सारे प्रश्नों का, सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है कि दैट वी हैव टू अप्लाई द फोर्स. यानी कुल मिला के सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन निकलता है. चाहे आपको स्पीड बढ़ानी हो, स्पीड कम करनी हो, या फिर किसी बॉडी के बारे में इसको रेस्ट में है उसको मोशन में लेके जाना हो, या मोशन में है तो रेस्ट में लेकर आना हो, तो कुल मिला के सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. तो हम इस फोर्स के ही बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या होता है पहले तो सबसे, क्योंकि जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर की हेडिंग में ही फोर्स का डिस्कशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो इसके हेडिंग में ही डिस्कशन है फोर्स. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फोर्स. तो एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, any push or pull on an object is known as force. ठीक है, यानी कि कुल मिला के कोई भी पुश या पुल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को या अपनी तरफ हम खींचें या किसी ऑब्जेक्ट को अपने से हम दूर धक्का दें, तो कुल मिला के किसी ऑब्जेक्ट को या तो अपनी तरफ खींचें या किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करें, तो किसकी वजह से हम कर पाते हैं? ये ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ओनली, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ओनली. ठीक है, तो एनी पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. तो सपोज करो आपको डोर जो है ओपन करना है, ठीक है, तो डोर ओपन करने के दो तरीके हैं, ठीक है. या तो आप डोर का हैंडल पकड़ कर डोर को अपनी तरफ पुश, अपनी तरफ करेंगे, पुल करेंगे उसको, या फिर अपने से दूर धक्का देंगे तो पुश करेंगे, ठीक है. तो या तो पुल करेंगे या पुश करेंगे. कुल मिला के मूवमेंट ऑफ डोर जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, या तो आपके पुश पर या आपके पुल पर. तो दोनों ही बातें जो हैं वो बिना एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के पॉसिबल नहीं हो सकती. तो फोर्स की डेफिनेशन में सीधा सा ही है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचो, ठीक है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करो, अपनी दूर धक्का दो. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पुश करेंगे या पुल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा. खैर आगे हम बात करते हैं कि फोर्स जो है वो क्या क्या काम कर सकती है. ठीक है, फोर्स क्या क्या काम कर सकती है, कि किन किन चीज़ों को परफॉर्म कर सकती है. तो इसे हम कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देखते हैं क्या होता है. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. नंबर 1, अगर हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कि फोर्सेस क्या क्या काम कर सकता है. फोर्सेस जो है वो किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, ठीक है ना. फोर्स क्या कर सकता है? रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है. इट मीन्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स any stationary object, any stationary body can be in motion. So it is the first effect of force. It means we can write it as due to the application of force, a force can move a stationary object. It is the first effect of force, stationary object या body. So force can move a
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या करता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है, ठीक है। मान लीजिए आप फुटबॉल रखी हुई है, ठीक है, आप आए एकदम से दौड़ते हुए आए, फुटबॉल प्लेस थी, रेस्ट पोजीशन में थी, स्टेशनरी थी, आप आए, आपने किक दी उसमें बॉल में, आपने किक किया उसको, जब आपने किक उसको किया तो क्या होगा, बॉल मोशन में हो जाएगी। तो आपने उसमें क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो वही चीज़ है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नंबर सेकेंड इफेक्ट जो दिया गया है, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स क्या कर सकता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, ठीक है। यानी कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में हो तो हम विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसकी स्पीड को हम लोग ज़ीरो की तरफ ला सकते हैं, यानी ज़ीरो कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। कैसे, मान लीजिए एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो बॉल हवा में गई और हवा से बॉल जो है वो कहाँ आ रही है, ज़मीन की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो बॉल कहाँ आएगी, ग्रेविटी की तरफ, ज़मीन की तरफ आएगी, अर्थ की तरफ आएगी। तो क्या होगा, सपोज दैट हमने क्या किया, बॉल को कैच कर लिया। जब हमने बॉल को कैच किया तो उसमें बॉल, जब उससे कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले बॉल में क्या थी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। तो अभी तो बॉल नीचे आ रही थी, बॉल नीचे आ रही है, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी है, ठीक है। तो जब बॉल में कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी और हमने बीच में हाथ लगाकर क्या कर लिया, उसको रोक लिया, कैच कर लिया, तो हमने उस मूविंग बॉल को रेस्ट में कर दिया, हमने उस मूविंग बॉल को रोक दिया। तो फोर्स किसने लगाई, हमारे हैंड्स ने लगाई, तभी तो बॉल रुक गई। या फिर मान लीजिए अपोजिट टीम के प्लेयर ने एक फुटबॉल को किक किया और आप जो हैं वो गोलकीपर थे, आपने गोलकीपर के नाते क्या किया, उस बॉल को रोक लिया। तो मूविंग बॉल आ रही थी आपकी तरफ और आपने उस बॉल को फोर्स लगाकर क्या कर लिया, रोक लिया। या मान लीजिए आपका जो एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड बाइसिकल चला रहा है और आप बहुत हेल्दी हैं, फ्रेंड बेचारा दुबला पतला सा है, वो साइकिल चला रहा है और आपने क्या किया कि वो साइकिल चला रहा था, आपने कहा आप तो बेटा तुम्हें नहीं चलाने देंगे साइकिल, तुमने हमको साइकिल नहीं दी चलाने के लिए, तुमको नहीं चलाने देंगे। तो आपने क्या किया, पूरे उसको दोनों हाथ लगा के रोक लिया, दोनों हाथ केरियल पकड़कर उसका एकदम से आपने अच्छे से रोक लिया और वो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा पा रहा है, वो बॉडी स्टेशनरी हो गई। वो आपने कहा ठीक है आप चला लोगे, नहीं चला पाओगे, बेचारा रोने लगेगा, रोने जैसी शक्ल हो जाएगी उसकी। क्यों, क्योंकि आपकी फोर्स ज़्यादा थी और उसकी फोर्स कम है। तो वो क्या कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट पहले तो मोशन में था लेकिन जब आपने फोर्स लगा दी, उसको रोक दिया, तो उसको आपने स्टेशनरी कर दिया। तो ये हमारे कुछ इफेक्ट्स हैं फोर्स के, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड इफेक्ट जो है वो ये हो सकता है, अ फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द या चेंज, अ फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज, a force can increase or decrease the speed of an object। यानी फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है ना। वही चीज़ है कि मान लीजिए बॉल आपकी तरफ आ रही थी, भैया बॉल जा रही है, बिल्कुल आपसे दूर जा रही है, आपके दूर की तरफ कोई भी चीज़ आपसे दूर की तरफ जा रही है और आपने पीछे से उसको धक्का लगा दिया और थोड़ा सा फोर्स दे दिया, उसी डायरेक्शन में फोर्स दे दिया जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही थी। तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। बट सपोज दैट क्या किया आपने, कोई चीज़ आपसे दूर जा रही थी और आपने उसको पकड़ के पीछे से अपनी तरफ खींच लिया, तो उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम स्पीड को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द स्पीड ऑफ द बॉडी गेट्स इंक्रीज्ड, एंड व्हेन वी अप्लाइड फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी देन द स्पीड ऑफ द बॉडी गेट्स रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द फोर्स कैन चेंजेस द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? आई थिंक इट इज क्लियर। सो नाउ my fourth point is that a force can change the direction of a moving object। A force can change the direction of a moving object। तो फोर्स क्या करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। कैसे, बहुत सिंपल सी बात है, बॉलर ने बॉल
फेंकी किसकी तरफ, बैट्समैन की तरफ, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा बॉलर था, उस बॉलर ने, ये बैट्समैन है यहाँ पर, बॉलर ने बॉल फेंकी बैट्समैन की तरफ, ठीक है। ये बॉलर है, ठीक है, BOWLER, और ये हमारा क्या है, बैट्समैन है, ठीक है। इस बॉलर ने बॉल फेंकी बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन को गुस्सा आ गया, उसने बॉल को जो है वो पीछे की तरफ जो मान लीजिए उसने बाउंड्री के पास पहुंचा दिया, इस तरफ डायरेक्शन भेज दी, बॉल उसने दिया और उसने जो है वो बाउंड्री के बाहर हो गई बिल्कुल, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर डायरेक्शन को, बॉलर ने बॉल तो फेंकी बैट्समैन की तरफ, लेकिन उसकी डायरेक्शन बैट्समैन ने अपने फोर्स की मदद से, अपने बैट की मदद से उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो वही मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स जो है वो क्या करेगा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है वो हमारा है फोर्स कैन change the shape of an object. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर देगा, ठीक है ना। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज दैट आपको एक फोम दिया हुआ है, बॉल दी हुई है, ठीक है, और इस बॉल को क्या करना है, बॉल जो हमें दी गई है, इस बॉल को क्या करना है, मान लीजिए एक फोम की बॉल है, थर्माकोल की बॉल है, और इस बॉल को आपने क्या किया, अपने दोनों हाथों के बीच में रख कर दबा दिया। तो आपने क्या किया, आपने फोर्स अप्लाई की, और व्हेन यू अप्लाइड द फोर्स then what will happen, the shape of the ball gets deformed, gets changed, and when you release the force then it came back into its original form. Is it clear to you all? तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपने फोर्स अप्लाई किया तब तक उसकी शेप डिफॉर्म हो गई थी, उसकी शेप चेंज हो गई थी। सेम बलून के साथ हो सकता है कि बलून को आपने क्या किया, अपने हाथों के बीच में रखा और आपने क्या किया, दोनों हाथों से उसमें फोर्स लगाया, उस पर प्रेशर लगाया, जिस वजह से बलून का जो शेप था वो डिफॉर्म हो गया। आप एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। Let us consider a rubber band. When you stretch the rubber band with the help of your both two hands, okay, when you apply the force on the two ends of the rubber band, then what will happen? It gets stretched. And when you release that rubber band, then what will happen? When you release the forces, ठीक है ना, then what will happen? Then it comes back into its original form. So in this way we can say that, in this way we can conclude that the force can change the shape of an object. Is it clear? So जब तक फोर्स अप्लाई होगी तब तक तो वो शेप चेंज रहेगी, लेकिन जैसे ही आप फोर्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है, वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। खैर ये हमारे थे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। आई थिंक ये आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। ये 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस हमको दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा इतना कंप्लीट होने के बाद में बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं और अनबैलेंस फोर्सेस हमारी कौन सी होती है, दोनों चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर करनी पड़ेंगी, ठीक है, इनको समझने के लिए, ठीक है। बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस के बिहाफ पर ही ये चीज़ निकल के आती है कि रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स। व्हाट इज़ बैलेंस फोर्स? बैलेंस फोर्स क्या होता है? तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपने वीडियो को देखते हुए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्लियर। अब हम देखते हैं बैलेंस फोर्सेस। हमारी बैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं, ठीक है। आपको जैसे मालूम है, मैंने बताया भी है पहले कि हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सबको 2 में डिवाइड किया गया है। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू द 2 सब कैटेगरीज एंड दे आर नोन एज द स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज द वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड और विच डिपेंड्स अपॉन ओनली द वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। सो दैट क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ आर नोन एज द फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज़। And what is vector quantity? Vector quantities are those quantities which usually depends upon the magnitude as well as on the direction. तो जो दोनों पे डिपेंडेंट है वो हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज़। तो फोर्स किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है? मैं कहूँ फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, देन हाउ विल आई प्रूव इट? तो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ उस चीज़ को? तो प्रूव करने के लिए बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। सपोज दैट कि एक बॉडी यहाँ पर प्लेस्ड है, एक क्यूबिकल बॉक्स यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स यहाँ पर प्लेस्ड है और आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से आए, आपको बोला गया इस क्यूबिकल ब्लॉक को आपको डिस्प्लेस करना है, हटाना है।
आपको यहाँ ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है बीचों बीच का पॉइंट, और इसको आपको बी पॉइंट तक पहुँचाना है। कहाँ तक पहुँचाना है? ये सपोज करो बी पॉइंट है कहीं पर, यहाँ पर आपको पहुँचाना है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि इस क्यूबिकल ब्लॉक को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुँचाना है, और मैं आपको जो है वो कुछ गिफ्ट दूंगा इसके लिए। अगर आप ऐसा कर सकेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसको डिस्प्लेस कर देंगे, तो आपके दिमाग में इतनी चीज़ तो फिट हो गई कि ये जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा? ये जाएगा लेफ़्ट टू राइट। कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा? लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएगा। ये हमारा लेफ़्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, तो ये बॉडी लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगी, लेफ़्ट से राइट की तरफ ये बॉडी जाएगी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वो लोग हो सकता है कुछ बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हों, जिनको समझ में इतना ना आए कि ये बॉडी का मूवमेंट, ये बच्चा भी बता देगा, क्लास 4th का बच्चा, उससे पूछो कि अगर तुम्हें इस ब्लॉक को ए से बी ले जाना है तो आप फोर्स कहाँ से कहाँ लगाएंगे? आप लेफ़्ट टू राइट लगाएंगे या राइट टू लेफ़्ट लगाएंगे? तो वो भी कहेगा हाँ भाई ऑब्वियसली लेफ़्ट टू राइट लगाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है, आपको फोर्स लगानी है लेफ़्ट टू राइट। इट मीन्स यहाँ डायरेक्शन आ गई, इट मीन्स यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो गई, लेफ़्ट टू राइट। इसका मतलब जब डायरेक्शन की बात हो जाएगी तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहीं पर प्रूव हो गया, बहुत छोटी सी बात से मैंने प्रूव कर दिया कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि फोर्स जब भी लगती है तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। तो और डायरेक्शन में लगेगी तो इसका मतलब है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका मतलब सिंपल सी बात आप समझिएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी होता है और उनका मैग्नीट्यूड निगेटिव भी होता है। कैसे होता है वो मैं आपको इस फिगर में ही समझा दूंगा। सपोज दैट देखिए कि अगर सपोज करो ये हमारी फोर्स जो है वो F1 फोर्स जो है वो 10 न्यूटन लग रही है, ठीक है। और इसका जो आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। और अगर इस फोर्स को आप पॉजिटिव मानते हैं, इस फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, देन अगर इसके हम अपोजिट में एक फोर्स और ड्रॉ करते हैं, थोड़ी बड़ी फोर्स ले लेते हैं, एक फोर्स ड्रॉ करते हैं F2 फोर्स, ठीक है। F2 फोर्स ड्रॉ किया, एक बंदा था, मान लीजिए आप थे, ठीक है, और आपने क्या किया, इधर लेफ़्ट टू राइट एक फोर्स लगाई। कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन फोर्स लगाया। और आपकी क्लास का सबसे हेल्दी बॉय, सबसे हैवी बॉय कोई था, ठीक है, और उसने क्या किया, अपना जो फोर्स लगाया वो कहाँ से कहाँ लगाया? राइट टू लेफ़्ट लगाया। और उसने कितना फोर्स लगाया? 20 न्यूटन फोर्स लगाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये तो भाई प्लस का 10 न्यूटन है, तो जब ये हम अगर लेफ़्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम प्लस ले रहे हैं तो राइट टू लेफ़्ट जो है वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्मल सी बात है, इधर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन को अगर आप प्लस लेके चल रहे हैं, जैसे कार्टेशियन प्लेन में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अगर आप कार्टेशियन प्लेन में होते हैं, भाई कार्टेशियन प्लेन में भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ भी डायरेक्शन की बात होती है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। अगर आप ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन वहीं आप ओरिजिन से अगर लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर मैंने बता दी कि अगर आप ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। यानी कि एक एक्सिस पॉजिटिव में रहती है, अगर लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव है तो राइट टू लेफ्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, अगर वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो, ठीक है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, दैन इट डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। बट वी नो दैट एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की जाने वाली फोर्स को, लगने वाली फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं तो राइट टू लेफ्ट लगने वाली फोर्स जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो ओवरऑल फोर्स जो है, जो ओवरऑल फोर्स है इस बॉडी के ऊपर कितना लग रहा होगा? F1 प्लस F2। अगर हम भाई हमको क्या मालूम है पॉजिटिव है कि निगेटिव है? हम तो यही मान के चल रहे हैं कि दोनों फोर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। लेकिन जब वैल्यू रखेंगे तो F1 की फोर्स तो प्लस 10 न्यूटन आएगी, लेकिन F2 की फोर्स माइनस 20 आएगी, ठीक है। तो कुल मिला के 10 माइनस 20 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो फोर्स है वो हमारी कितनी आएगी? माइनस 10 न्यूटन आएगा। कितना आएगा? माइनस 10 न्यूटन आ जाएगा। कोई समस्या? आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली होगी आपको। खैर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। तो F इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 न्यूटन, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं
यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट कितना हो गया +10 न्यूटन, और राइट टू लेफ्ट कितना हो गया -20 न्यूटन। इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में आप मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि किस तरीके की वैल्यूज़ निकल कर आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज दैट इस बॉक्स की बात करते हैं। इस बॉक्स में आपने देखा कि यहाँ पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, वो फोर्स जो लग रही है वो 10 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन सपोज करो लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा फोर्स, दूसरी डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो भी कितना लग रहा है आपका? 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। 10 न्यूटन लग रहा है। तो दोनों ही केसेस में आपने देखा 10 न्यूटन है, यानी मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या डायरेक्शन भी सेम है? नहीं, डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम कभी भी सेम साइन नहीं ले सकते। लेकिन आप बोर्ड पर यहाँ देख रहे हैं दोनों के सामने क्या लिखा हुआ है? कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव के हैं। लेकिन ऐसा गलत है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर या तो ये निगेटिव होगा या ये निगेटिव होगा। अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये निगेटिव होगा, और अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे के कैसे हैं? जस्ट अपोजिट हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए कि ये F1 तो पॉजिटिव और F2 क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई समस्या है इसमें? ठीक। तो अगर हम बात करते हैं, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि इस बॉडी पर ओवरऑल फोर्स कितना लग रहा है, तो इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा होगा ओवरऑल, ठीक, वो देखिए कितना होगा। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। आप देखेंगे कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो 10 + 10 - 10 कितनी वैल्यू हो जाएगी? +10 - 10 हो जाएगा, ठीक है। तो +10 और -10 पे हम देखेंगे सबसे पहले टोटल वैल्यू की। अगर हम बात करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा? मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, ओवरऑल कितना फोर्स होगा। तो इस बॉडी के ऊपर ओवरऑल फोर्स कितना होगा जाके देखिए। F = F1 + F2, ठीक है। तो F = +10 न्यूटन और F2 = -10 न्यूटन। ओके भाई, एक वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो F = 10 - 10, F = हो जाएगा 0 न्यूटन। यानी इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितना लग रहा है? रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो 0 न्यूटन लग रहा है। 0 न्यूटन लग रहा है। क्यों 0 न्यूटन लग रहा है? क्यों 0 लग रहा है? क्योंकि एक फोर्स जो है वो पॉजिटिव में है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। यहाँ पर +10, यहाँ 10, यहाँ भी 10, लेकिन फ़र्क सिर्फ कितना? एक पॉजिटिव का है और एक निगेटिव का है, इतना फ़र्क है। यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये फ़र्क आया है। क्लियर इतनी चीज़? तो अब हम बात करते हैं कि when the two forces are equal in magnitude, when the two forces are equal in magnitude and their direction is opposite to each other, then only the two forces can said to be a balanced forces। ठीक है, तब उस केस में दोनों फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन कैसी होंगी? अपोजिट होंगी, तभी वो फोर्स क्या कहलाएंगी? मैग्नीट्यूड सेम कैसे हुआ? यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये फोर्स कैसी कहलाई? बैलेंस्ड फोर्सेस। व्हेन टू फोर्सेस आर हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, देन द टू फोर्सेस आर सेड टू बी ओनली द बैलेंस्ड फोर्सेस। और इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, अगर किसी बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही होती हैं तो उस बॉडी पर लगने वाला ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। कारण क्या है? बैलेंस फोर्सेस होंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और कैंसिल आउट हो जाएंगी तो कुल मिलाकर उस बॉडी पर कोई भी फोर्स लगती हुई नहीं मालूम पड़ रही होगी। क्लियर है आई थिंक इतना? ठीक है, तो इस तरीके से जो बैलेंस फोर्सेज है वो कितनी हो जाएंगी? 0 हो जाएगी। यहाँ सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। ठीक है, तो बैलेंस फोर्सेस हो गया होगा आई थिंक। मैं अब वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके जो है वो आप इसकी डेफिनेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, बैलेंस फोर्सेज एंड नाउ अनबैलेंस फोर्सेज। तो अनबैलेंस फोर्सेज क्या होता है? अनबैलेंस फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच आर नॉट हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड।
which are not having the equal magnitude or may be same direction or might be opposite direction. ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस जिनका हो सकता है कि वो सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, डायरेक्शन भी हो सकता है सेम हो और हो सकता है डायरेक्शन अपोजिट भी हो, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता, तो ऐसी फोर्सेस क्या कहलाती हैं? अनबैलेंस फोर्सेस कहलाती हैं। और अनबैलेंस फोर्सेस के केस में बॉडी पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर अनबैलेंस फोर्सेस लग रही होंगी तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जीरो फोर्स नहीं आएगी, रिजल्टेंट फोर्स कभी भी जीरो नहीं आएगी इन केस ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। ये बात आपको ध्यान में अपने रखनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, सपोज दैट कि F1 तो 10 न्यूटन है, लेकिन F2 जो है वो कितना ले लिया हमने? 20 न्यूटन है। अब देखिए मैग्नीट्यूड क्यों अलग हुआ? मैग्नीट्यूड तो हम अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग। भाई यहाँ से एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा है वो 10 न्यूटन लगा रहा है, यहाँ से एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा है वो 20 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव या निगेटिव क्यों है? क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो उस डायरेक्शन को क्या मानेंगे? निगेटिव, क्योंकि दोनों कैसी हैं? वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगर एक जाने वाली डायरेक्शन को, अगर ईस्ट की तरफ जाने वाले डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हैं तो वेस्ट की तरफ जाने वाले डायरेक्शन को ऑटोमेटिक क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। इसीलिए एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है। अब अगर मैं बात करूं ये फोर्सेस कैसी हैं, ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं और इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस को आपने देखा कैसी फोर्सेस हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। और हमें अब क्या करना है कि ये पता लगाना है कि इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो इस तरीके से पता लगाने के लिए आप देखिए क्या करेंगे, इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा होगा और जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये भी पता लगाना है। ये भी पता लगाने वाली चीज़ है, इसको भी फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2। तो अब देखिए F1 कितना है? 10 न्यूटन और F2 कितना है? माइनस न्यूटन हटा दीजिए, -10 प्लस 10 F1 है, प्लस लगा F2 कितना है? -20। तो 10 माइनस 20 यानी कितना हो गया? -10 न्यूटन। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? -10 न्यूटन होगा इस बॉडी के ऊपर। पहले जब बैलेंस फोर्सेस थी तो रिजल्टेंट फोर्स कितना था? 0 था, लेकिन जब अब अगर अनबैलेंस फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है? -10 न्यूटन आ रहा है। आप ये बात बहुत ध्यान से अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि अनबैलेंस फोर्सेस के केस में कभी भी रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है, कितना फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर? रिजल्टेंट फोर्स कितना है? -10 न्यूटन। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इस बॉडी का जो एक्चुअल मूवमेंट होगा वो कहाँ की तरफ होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी कहाँ की तरफ होगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी ये फोर्स चूँकि ज़्यादा है। अब आप कहोगे सर 10 बड़ा होता है, -20 छोटा होता है। बेटा हम यहाँ पर जो है नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करने नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अगर नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करने बैठे होते तो उस हिसाब से -20 छोटा होता है और 10 बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। और माइनस की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है? राइट टू लेफ्ट की तरफ है। माइनस जो इंडिकेट कर रहा है वो कहाँ से कहाँ की तरफ इंडिकेट कर रहा है? राइट टू लेफ्ट। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि माइनस की डायरेक्शन की वजह से जो उसका मूवमेंट होगा, यहाँ आंसर -10 आ रहा ना, इसका मतलब ये है कि इसका जो ब्लॉक का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा? राइट टू लेफ्ट की तरफ। यानी बॉडी कहाँ की तरफ मूव करेगी? लेफ्ट की तरफ। अगर ये आंसर प्लस में आता तो इसका मतलब बॉडी कहाँ की तरफ मूव करती? राइट की तरफ, क्योंकि आपने जो डायरेक्शन मानी है प्लस वो किस तरफ मानी है? राइट की तरफ। लेकिन आपने जो डायरेक्शन माइनस की मानी है वो किस तरफ मानी है? लेफ्ट की तरफ। तो कुल मिला के आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब बॉडी का मूवमेंट कहाँ होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ये था आपका आज तक का टॉपिक, बैलेंस फोर्सेज एंड अनबैलेंस फोर्सेज। अब हम लोग जो है वो कल स्टार्ट करेंगे हमारा लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना। क्लियर? लॉज ऑफ मोशन से स्टार्टिंग होगी जाके। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।